नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और आप देखेंगे कि हर रोज़ कम अज़ कम 50 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं और दुनिया है कि मुजरिमाना खामोशी का मुजाहरा कर रही है, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है और उसके तसाहुल के नतीजे में इसराइल की इस दरिंदगी का सिलसिला जारी है। और 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। 1,28,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और उनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। हम फ़लस्तीन का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हैदराबाद और फ़लस्तीन का आज इसलिए ताल्लुक़ पैदा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अमरीकी कौंसल खाने पर जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि अमरीका को इसराइल की तायद नहीं करनी चाहिए। अगर अमरीका इसराइल की तायद करता है तो उसका मतलब यह है कि वो दरिंदगी की तायद कर रहा है, वो दहशतगर्दी की तायद कर रहा है, इंतहा पसंदी की तायद कर रहा है और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की तायद कर रहा है, उनकी नस्ली तथहीर की तायद कर रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस का कहना है कि ये सब कुछ मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए किया गया है। तो ये खबर है, लेकिन एक बात याद रखिए कि एहतजाज छोटा हो या बड़ा हो, अगर जमहूरी अंदाज में किया जाता है तो वो एहतजाज होता है और हम सलाम करते हैं उन लेफ्टिस्ट को जिन्होंने अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज करते हुए अमरीका हुकूमत को और अमरीकी अहदेदारों को यह एहसास दिलाया है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क इसराइल की तायद कर रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि लेफ्ट विंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने ये एहतजाज किया है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, लेफ्ट पार्टी हमेशा अवामी मसाइल पर एहतजाज करते आते हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो या कोई और दूसरे मुल्क के हों। लेकिन एक देखने में ये अच्छी बात आई कि लेफ्ट पार्टियों ने जाके जो अमेरिकी कौंसलेट पर जो आज हैदराबाद में एहतजाज किया है वो काबिल सताइश है। मुझे अच्छी तरह याद है असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में हलफ ले रहे थे तब उन्होंने जय फ़लस्तीन कहा था। जी, फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो मुखालिफिन ने उनकी बहुत तनकीद की, उनकी पार्लियामानी की रुकनीत को ख़त्म कर देने की बात की थी, सब की थी, लेकिन उनकी जमात ने वो काम नहीं किया जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने। बहुत बड़ी बात है। जी जी। और वही नहीं, हम उन्हें अकेला ही तनहा ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। दूसरी मुस्लिम तंजीमें जो है, सियासी तंजीमें हों या फिर रज़ाकाराना तंजीमें हो, जो अवामी मसाइल पर या फिर बैनुल-अक़वामी मसाइल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करते हैं या प्रोटेस्ट का मुजाहरा करते हैं, उन्होंने भी अमरीकी कौंसलेट पर एहतजाज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसके ख़िलाफ़ मुजाहरा करते हुए एक अच्छी मिसाल कायम की है। ये कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां अभी भी हिंदुस्तान की कोई भी मुल्क कोई भी इलाके में या रियासत में हो या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, अगर नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है यूपीए की सेकंड जो हुकूमत बनी थी, यूपीए की फर्स्ट सेकंड जो बनी थी, जब अमेरिका से 1, 2, 3 का माहिदा किया जाता है, मनमोहन सिंह के, जी हाँ, तब भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने एहतजाज करते हुए यूपी की ताई से दस्तबरदारी भी, बहुत बड़ी बात, उसूल पसंदी देखिए उनकी जी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं इस तरह के मामलात में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतजाज तो होना चाहिए, वो अमेरिका हो या फिर किसी और भी ताकत के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। जब नाइंसाफ़ी होती तो एहतजाज होना चाहिए, तो कम्युनिस्टों को सलाम करना चाहिए इसमें। लेकिन एक बात आपने बहुत ही अच्छी लम्हे फ़िक्रिया दिया है, ख़ासतौर पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको बता दूं कि ये नानक राम दुरार जो है इलाका, वहाँ पर अमरीकी कौंसल खाना है और हम सलाम करते हैं उन लोगों को जो हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अमरीकी सफारत खाने के सामने उन्होंने एहतजाज किया, अपनी गिरफ्तारियाँ पेश की और उन्होंने सेहूनियों के ख़िलाफ़, साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़, अमरीका के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ट्रंप के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए और उनकी गिरफ्तारी तो अमल में आई। लेकिन आपको ये बता दूं, ये एक तल्ख हकीकत है, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में नारा लगाया था फ़लस्तीन जिंदाबाद का, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे नाक के नीचे यानी दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह
जो इलाका है उसके करीब वहाँ पर ऐसे ड्रोन्स, ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल और हिंदुस्तान की कंपनी के दरमियान ये मुश्तरका वेंचर है। हम उस कंपनी के पूरे तफसीलात भी आपको बताएंगे, इससे पहले भी बताए थे, लेकिन एक इशारा दे रहे हैं क्योंकि दूसरे हमारे पास मौज़ूआत भी हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ से इसराइल को ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो रहा है। और आप देखेंगे कि आज फ़लस्तीन का जो इलाका है गज़ा, वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, वीरान हो चुका है, 90% मकानात ज़मींदोज़ हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो वहाँ जाकर धरना दें? देखिए रियाज साहब, अपनी हिंदुस्तानी सफारती पॉलिसी पर गौर कीजिए। जी जी। पहले क्या थी, नेहरू ने क्या बुनियाद रखी थी, या कांग्रेस के दौर में पड़ोसी ममालिक से, या फिर जो कमज़ोर ममालिक है, या फिर जिनकी हमारे मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हम कैसे पैगाम देते थे। यासर अराफात हमारे अच्छे दोस्त थे। पूरे खलीजी ममालिक से हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे, जबकि हम इसराइल का बायकॉट क्या करते। जी हाँ। लेकिन जब से हमारे नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने हैं, इसराइल के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जी जी। हद तो ये है कि अब देखिए, हिंदुस्तान ने 15 जून को वो एक यानी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में एक करारदाद मंजूर की गई और 143 मुल्कों ने उसके करारदाद की तायद में वोट दिया, रायदही में हिस्सा लिया और ये कहा कि गज़ा में जंगबंदी की जानी चाहिए क्योंकि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक नहीं रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान उससे गैर हाजिर रहता है। जबकि आपने यासिर अरफात का जिक्र किया तो मैं बताता हूँ कि यासिर अरफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे और इंदिरा गांधी उन्हें अपना भाई कहते थे। और फ़लस्तीन ने जब आज़ाद रियासत मशरिक़ी यरूशलेम के साथ आज़ाद रियासत के होने का ऐलान कर दिया, तब अगर किसी ने उस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया तो वो हिंदुस्तान था। जी जी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो खारजी पॉलिसी थी उससे हम हट गए। जी जी। एक दूसरा रास्ता इख्तियार किए हैं जो हमारी सोच में भी नहीं था वो, और ना ही हिंदुस्तान का वो हिस्सा हुआ करता था कभी। अब इसराइल की आवभगत की जा रही है, अमेरिका की आवभगत की जा रही है। अब ये कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की दुनिया की पाँचवीं बड़ी ताकत है। जब आप ताकत है तो अपनी ताकत के सामने दूसरों को झुकाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसे सूरत हाल पैदा हो गई थी, दोनों ममालिक सरहदों पर आमने सामने आ गए थे, तो अमेरिका कहता है कि मैंने दोनों ममालिक में सुलह कराई है। जी जी। दो न्यूक्लियर पावर्स मुल्क जो थे वो जंग लड़ने से पीछे हट गए हैं, इससे लाखों लोगों की जान बच गई है। इस तरह की अमेरिकी सदर बार बार ये बात कल भी कहा है उन्होंने, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत जो है बार बार ये कहती है, उसके ऊपर कोई जवाब रद्दमन का भी इजहार नहीं करती। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो खारजी पॉलिसी थी, जो कमज़ोर ममालिक को अपना दोस्त मानती थी, उनकी मदद किया करती थी, और जो जालिम हुक्मराना है उनसे दूर रहा करती थी। लेकिन मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद इसराइल के लिए दरवाजे खुल गए हैं, या फिर बैरूनी जो सरमायाकारी हो रही है उसके नाम पे मनमानी करने की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह से आपने कहा है कि ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिसी तब्दीली हुई है वो पॉलिसी का नतीजा है। अगर हम इस वक्त मजलूमों के साथ ठहरे होते तो सारी दुनिया हमारे साथ होती, या फिर वो लोग, वो कंट्रीज़ हमारा एहतराम करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज एशिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया तो दूर की बात है, एशिया में हिंदुस्तान की तारीफ करने वाला कोई भी नहीं है। अफसोस की बात यह है। और दूसरी आप देखेंगे कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी हमसे दूर हो गया है, श्रीलंका जिससे हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, बांग्लादेश जिससे हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, मोदी हुकूमत में उन ताल्लुकात को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब तो हाल ये है कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान का फितरी दुश्मन अगर कोई है तो बांग्लादेश था। जी जी जी। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी में तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से ये हमें सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ, ये तो रही बात खारजा पॉलिसी की नाकामी की। और आप देखेंगे कि हालिया अर्से के दौरान ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक और पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुतालिक हमारी हुकूमत ने, यानी मोदी हुकूमत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 33 ममालिक को 7 डेलीगेशन रवाना किए, जिसमें 59 जो है साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, मौजूदा अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ वज़रा सब मौजूद थे। और आप उसमें देखेंगे कि मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया गया, असदुद्दीन ओवैसी उसमें शामिल थे, और शशि थरूर ने भी एक डेलीगेशन की क़यादत की। लेकिन
क्या आप देखेंगे कि किसी मुल्क ने दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान की मजम्मत की? हरगिज़ नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि आप नाकाम हो गए हैं खारजा पॉलिसी के मामले में और हिंदुस्तान की छवि को बेहतर बनाने के मामले में। अगर आप, और एक अहम बात बताता हूँ कि मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, बहुत अच्छा काम किया। चलिए, पाकिस्तान के में जो वाकई दहशतगर्दाना अड्डे थे उसको निशाना बनाया, लेकिन नहीं मुझे साहब आपको बता दूं कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जिस तरह के हालात हुए हैं, उन हालात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना दौरे सऊदी अरब मुख्तसर करके वापस लौट गए थे। लेकिन हम वो सोच रहे थे कि वो कुल जमाती इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने कुल जमाती इजलास को ईजी लिया और बिहार चले गए इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए, और वहाँ जो हंस रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई गम नहीं हुआ है। आप बाहर अरकान पार्लियामेंट को भेजते हैं, लेकिन क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि यहाँ के जो अरकान पार्लियामेंट है और हिंदुस्तान के जो आवाम है उनको वाकिफ़ करवाएं और पार्लियामेंट का इजलास तलब करें? बिल्कुल होना चाहिए था ये। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया है, अपोजिशन जमातें इसको ज़रूर उठाएंगी और देखते हैं कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म क्या जवाब देते हैं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जो मसला सरगर्म होता है या गर्मा गर्म होता है उस पर हमारे वज़ीर आज़म बात नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं करते जी। बल्कि अगर कभी मौका मिलता है तो बात करते हैं, तो पिछली हुकूमतों में क्या हुआ था, माजी में क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, उसको दोहराते हुए अपनी गलतियों पर या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक बात क्या है रियाज साहब, कोई अगर दिलेराना मुजाहरा करते हुए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ या मोदी के ख़िलाफ़ कोई बयानात देते हैं या फिर खुल के इजहार ख्याल करते हैं, तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है या फिर उनसे मुल्क से गद्दारी करने के उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिए जा रहे हैं। बगावत के मुकदमे हैं। देखिए, कई सहाफ़ी हैं, हमारा जो पेशा सहाफ़त है वो पहले आज़ाद हुआ करता था। जी हाँ जी। हर मसले पे इशू पे बात किया करता था। आप देख रहे हैं हम कि मोदी की हुकूमत की नाकामियों को क्या कभी किसी गोदी मीडिया ने बताया है? जी जी। क्या आप बताइए, 11 साल के दौरान मोदी ने मुल्क के अवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है? कभी किसी मीडिया हाउस ने यह सवाल करने की जरूरत की है? क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में नहीं आए। किसी मीडिया ने यह सवाल नहीं किया, बल्कि वो तो हमेशा अडानी, अंबानी और दूसरे मोदी इस तरह की या हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातों पे सारा वक्त मीडिया गुजार दे रहा है। आपने तलवे चाटू मीडिया की जो बात की है, गोदी मीडिया की, मैं तो उसे तलवे चाटू और गुलामाना जहनियत का हामिल मीडिया कहूँगा। और आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, ख़ासतौर पर आप मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जिस तरह की फ़िल्में आ रही हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोपेगेंडा जो फ़िल्में हैं उसकी हुकूमत गैर मामूली पजीराई कर रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही है। तो यह है कि इस तरह की फ़िल्म बनाने वालों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और साथ साथ अवार्ड देने के साथ साथ उनकी फ़िल्मों को तफरीही टैक्स से स्टेशना दिया जा रहा है। शर्म की बात है, हालांकि वो प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब अंदाज़ा कीजिए कि रज़ाकार जो फिल्म बनाई गई है ये हैदराबाद में आप ऑपरेशन पोलू है या फिर हैदराबाद के दक्कन के इंडियन यूनियन में इंतज़ाम से मुतालिक जो कहानी है उस सिलसिले में बनाई गई है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और जानबूझकर इसमें रज़ाकारों के जुल्म को दिखाया गया है। जबकि रज़ाकारों की तादाद 2 लाख होने के बावजूद उन्होंने जो भी किया है वो तारीख में महफूज है। और ये कहा जाता है कि रज़ाकारों के ड्रेस पहन कर दूसरों ने जो तबाही मचाई है रज़ाकारों को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम इस के बारे में एक अच्छा खुसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। ताहम आपको बता देंगे कि जो तेलुगु फिल्म बनी है रज़ाकारों की, यति सत्यनारायणा उसके डायरेक्टर हैं। और आपको ये बता दूं कि ये शख्स जो है वो पहले कांग्रेस का हुआ करता था, बाद में बीजेपी में शामिल हुआ, बेरोजगार था, सियासी बेरोजगार। और हैरत की बात यह है कि हमारी रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, रेवंत रेड्डी की हुकूमत है, और उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो फिल्म रज़ाकार को, जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, जो जानबूझकर बीजेपी ने इंतखाबात के दौरान बनाने लगाई थी, ये कहा जाता है, उसे अवार्ड देते हैं। और उसकी जो जेवरी की सरबराह है जयासुधा है, वो भी बीजेपी की लीडर है। तो अब रज़ाकार फिल्म के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैदराबाद चैप्टर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी की सियासी जो ओहदेदार हैं, बेरोजगार हो गए थे, वो उन लोगों ने ये काम किया है और बाएं बाजू के नाम का इस्तेमाल करके दाएं बाजू ने फायदा उठाया है। बिल्कुल सच कहा आपने। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो मुसलमानों के जज्बात काफ़ी मजरूह हुए थे, क्योंकि फिल्म में हक़ाइक़ को अलग हटा के झूठ पर किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि हमारी तारीख गवाह है,
निज़ाम ने कई मंदिरों को अराज़ात दिए हैं, बेशक तोहफे दिए हैं, हर चीज़ दी हैं, हिंदुओं की देखभाल की है, सब कुछ किया है। आज जो बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, जो उनका आपसी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और शहर की तरक्की देने के लिए जो काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे था उनका अपना उनका आरटीसी थी, हर चीज़ थी उनकी अच्छाइयों को कभी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने बताने की, किसी फिल्म में बताने की कभी कोशिश कभी देखे आपने? नहीं, बिल्कुल। लेकिन थोड़े बहुत हर हुकूमत में थोड़े बहुत नाकामयाबी होती हैं, कामयाबी होती हैं। चंद लोग होते हैं, हर तबके में मौजूद होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं। उन लोगों, शायद चंद लोगों ने कुछ बुरा किया हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रज़ाकारों ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ ना कुछ गलतियाँ उनकी भी थी होंगी, लेकिन उन तमाम अच्छाइयों को, 90% अच्छाइयों को छुपा के सिर्फ 10% की गलतियों को बता के जालिम करार देते हुए, जिस तरह से जालिम करार देने की जो कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, वो इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और आपको बता दूं कि जहदकारों ने वादे तौर पर कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमान पहले से ही परेशान है, कई मसाइल का शिकार है और हुकूमतें उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ तक कि तेलंगाना के काबीना में एक मुस्लिम वजीर भी शामिल नहीं है। और ऐसे में इस तरह की फिल्मों को अवार्ड दिया जाना क्या माना रखता है, वो क्या मैसेज जाएगा मुसलमानों को, ये सोचने वाली बात है। और इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस हाईकमान को इसका सख्त नोट लेना चाहिए कि आखिर यहाँ हुकूमत कांग्रेस की है या नहीं, वो देखना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आपको यही बता दूं कि जहाँ तक फिल्म को अवार्ड मिलने का सवाल है, ये भी फिल्म को जो अवार्ड दिया है गदर के नाम से दिया गया है। और नईम वजह साहब, आपको ये बता दूं कि खुद गदर इस तरह की ताकतों के खिलाफ थे। जी, इस तरह की ताकतों के खिलाफ थे। जी। बंडी अनका बंडी कट्टी जो गाना गए थे उन्होंने, वो रज़ाकारों के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ लेकिन नहीं, ये जो ताकतें जो बनाई हैं उन्होंने भी थे साहब उसमें, खाली आप उनको एक ऐसा मत समझिए। बात चीजें मैंने देखा है उनकी। हाँ, नहीं आपने देखो, बताओ, क्योंकि वो जब जंगल से शहर में आ गए थे, अच्छा, गाँव से अवामी जिंदगी में आ गए थे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इनकलाबी, वो जरूर शायर थे, ये वो उसी की बात कर रहा हूँ, इनकलाबी शायर जरूर थे। वो अवामी मसाइल पर बातचीत करते थे, गाने लिखा करते थे, और खुद डांस भी क्या करते थे। तेलंगाना की तहरीक में उनके गानों ने अहम रोल अदा भी किया है। जी। लेकिन ये बात मत भूलिए कि बंडी कट्टी, ये बंडी लोग वस्तु निज़ाम सर का लोड़ा बोल के जो गाना बनाए थे, वो भी उन्होंने बनाए थे। जी। तो ऐसा मत समझे कि उन्होंने वो या उन्होंने निज़ाम की तायद की थी, या निज़ाम की तायद नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात बताऊँ, कम्युनिस्ट पार्टियां जिम्मेदार है निज़ाम के खिलाफ जो मुहाज़ाराई की गई थी, अवाम में जो माहौल तैयार किया गया था, उसकी जिम्मेदार तो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेकिन फायदा कोई और उठा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो लेफ्टिस्ट हैं उनका नाम लेकर राइटिस्ट जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं, इन समाजी जहदकारों ने कहा है। और जहाँ तक गदर का सवाल है, बाद में हो सकता है जो इनकलाबी जो नज़में उनके हैं, आप देख सकते हैं, उसमें फिरका परस्ती के खिलाफ भी उन्होंने बात की है, और गरीब तबके पे चाहे वो किसी मजहब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उनके हक़ में बात की है। तो बहरहाल गदर अवार्ड ये जो दिया गया है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो फिल्म बनी है तकरीबन कम बजट से बनी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शोहरत दिलाने की कोशिश की गई है। अगर बीजेपी हुकूमत ने भी की है और फिर हमारी रियासती हुकूमत ने भी उसे अवार्ड से नवाज दिया है, तो ये ऐसे ही है जैसा कि आप देखेंगे केरला फाइल्स का जो मसला था, केरला स्टोरी, उसमें भी आप देखेंगे कि 15-20 करोड़ के सरफे से ये फिल्म बनी, मुसलमानों के खिलाफ थी, 303 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। जबकि आप ये भी देखेंगे कि दूसरी कश्मीर फाइल्स का आप देखेंगे, यानी विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, दोनों मियाँ बीवी है, उन्होंने ये फिल्म बनाई और उसको तफरी टैक्स से एक्सेप्शन दिया गया, और नेशनल अवार्ड, भाई फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड उसे दिया गया है। जबकि आपको बता दूं कि पुलिस एक्शन में जो हालात मुसलमानों के हुए हैं, सुंदरलाल कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि 30 से लेकर 40,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। जबकि आज़ादना ज़राए ने पूरे एहतियात के साथ बताया कि 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया था। जबकि गैर आज़ादना बिल्कुल जो ज़राए हैं उन्होंने कहा कि 4 लाख के करीब मुसलमानों को सिर्फ 3 दिन में, यानी 13 से लेकर 17 सितंबर 1948 में 3 दिन के दौरान कत्ल किया गया। और आपको यह भी बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक फ़लस्तीन में अगर आप देखेंगे तो 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, और उस वक्त हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 3 दिन में 4 लाख के करीब मुसलमानों को शहीद किया गया। ख़वातीन अपनी इज्जतें बचाने के लिए बौलियों में कूद पड़ी थी, और हद तो यह है कि बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया, मर्दों को, नौजवानों को एक लाइन में रखकर गोलियां मारी गई। और यहां तक जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कफन के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था। क्या ये फिल्म बनाएंगे? अच्छा रिया साहब, मैं ये बोलना चाहूँ, आप सुंदरलाल
पर हसुंदरला कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, क्या कभी ये मंजरआम पे लाई गई? नहीं, अब बिल्कुल, अब 2013 में लाने की कोशिश की गई थी, लाई भी गई, लेकिन फिर खामोशी अख्तियार कर ली गई। जी, तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जब अगर नाइंसाफियाँ हुई हैं, आपके पास कमेटियाँ मौजूद है, तो उन कमेटियों की रिपोर्ट को मंजरआम पे लाओ ना। जी जी, ताकि हक़ाइक़ आवाम को मालूम हो सके। क्लासिफाइड कर दिया गया कि भाई ये है ऐसा। जी जी, लेकिन आप बताइए कौन से ऐसे मुस्लिम हुक्मरान हैं जिनको आज के दौर में 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे हुक्मरान के तौर पर पेश किया जा रहा है? जो भी फिल्म बन रही है जी, मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम बताने की कोशिश की जा रही है। जी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अंग्रेज़ों से लड़ने वाला सबसे पहला मुजाहिद जो था टीपू सुल्तान था, सिराजुद्दौला। जी जी, किसी ने हिम्मत नहीं की थी। और ये कहा जाता है कि तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। जी जी, किसने बुलाया था? जी जी, हिंदू राजाओं ने तो बुलाया था उन्हें, और वो भी खवातीन की इज्जत के लिए बुलाया था ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो लेकिन बताया कभी ये बताया नहीं जाता ना। जी जी, बल्कि ये बताया जाता है कि मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदू खवातीन के ऊपर बुरी नज़र डाली, इस तरह से पेश किया जाता है। और एक बात भी क्या है, कोई बिजनेस ट्रेंड जब चल जाता है, हाँ चल जाता तो है, लोग उस पर ही ज़्यादा तवज्जो देते, क्योंकि आजकल लोगों के पास रिवायत या इक़दार, इखलास, मोहब्बत, क्या बोलना चाहिए, और कुर्बानी का जज्बा, ये सब खत्म हो गया है। मोहब्बत सब खत्म हो गया। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पैसे कमाएं। अब पैसे कमाने के लिए उनको एक जरिया मिल गया है, एक उनको ट्रेंड मिल गया है कि कश्मीर फाइल के बाद फिर वो केरला स्टोरी जो बोले थे, तो हर कोई उसी अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिन पहले भी एक फिल्म आई थी मुंबई में, जहाँ फसाद भी हुआ था महाराष्ट्र में, वो फिल्म को लेकर, फिल्म के बाद। तो ये हिंदुस्तान में ट्रेंड चल चुका है। लोगों को, डायरेक्टर्स को या फिर पैसे लगाने वालों को ये मालूम हो गया है कि इस तरह की फिल्में जब बनाई जाती हैं तो वो चल पड़ती हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बता दूं कि औरंगजेब ने एक हिंदू पंडित की बेटी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने दौरा किया उत्तर प्रदेश का, और वाराणसी में अपने एक कमांडर को हाथी के पैर तले कुचलाने लगाया। तो आप अंदाजा कीजिए, ये होता है इंसाफ? नहीं, ये नहीं बताई जाती ना साहब। जी जी जी। अब तो ये बात है कि पहले जो निसाबी की तो कुतुब में जो मुगल हुक्मरानों के बारे में पढ़ाया जाता था, जी, अब वो भी निकाल दिया गया है। जी जी, बल्कि अब ऐसा डाला जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि वो जालिम थे। जी, इस तरह से पेश किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका ने धमकी दे दी है ईरान को कि उसका बहुत बुरा हाल किया जाएगा और ऐसा हमला किया जाएगा जिसके बाद ईरान मिट जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही है। और ट्रंप ने कह दिया है कि ट्रंप जो इंतज़ामिया के अहदेदार है, उनके हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बता दिया गया है कि ट्रंप ने यानी हरी झंडी दिखा दी है ईरान पर हमले के लिए, लेकिन कब ये हमला किया जाएगा ये नहीं बताया है और इस सिलसिले में कोई कतई फैसला नहीं किया गया। लेकिन ईरान भी खामोश रहने वाला है। ईरान ने आज इसराइल के 4 मुकामात पर हमले किए और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि एक इलाका यानी 4 इलाकों में एक दवाखाना है, सोरोका हॉस्पिटल, ये बीर शेबा इलाके में वाक़ है। वहाँ पर जाकर ये मिसाइल टकराया, जिसके नतीजे में कई मरीज़, कई डॉक्टर्स और अटेंडेंट्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और इसराइली फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। इसी दौरान नेतन्याहू के वज़ीर जो दिफा है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम खामिनाई को नहीं छोड़ेंगे, यानी ईरान के रहबर आला है आयतुल्लाह अली खामिनाई, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको हलाक करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। अब तो ईरान इस धमकी को किस तरह सीरियस लेता है ये देखने वाली बात है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामिनाई ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, अब हम तो पैदा हुए हैं शहीद होने के लिए। तो इस तरह की बातें मंजर आम पर आ रही हैं। जी नहीं, देखिए रियाज साहब, जो भी हो रहा है मैं समझता हूँ कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। जी, आपने देखा कि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हुआ करते थे पहले, जी, दूसरे ममालिक में, अरब ममालिक में, सद्दाम हुसैन हो या खिदवाई हो, वो जो लोग थे उसमें जज्बा था, एक एक करके पूरों को मारा गया, मुस्लिम ममालिक को पर कब्ज़ा कर लिया गया। अब एक ईरानी ऐसा था जो उनकी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा था, वो खटक रहा था काफ़ी दिनों से। अब ऐसा लगता है कि ईरान को भी से मिटाने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। इस साजिश में हर बड़ा मुल्क शामिल है,
जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप देखेंगे कि आज जो इसराइल ने हमला किया है, ईरान का एक रिएक्टर है, अरक हैवी वाटर यानी भारी पानी का एक रिएक्टर है, उसको हमले का निशाना बनाया गया है। लेकिन जो बम की बात कहें, बंकर बस्टर बम जो है, वो सिलसिले में कहा जा रहा है कि इसराइल वो हासिल करना चाहता है अमेरिका से, और अमेरिका अभी तक तो वो बम नहीं दिया है, क्योंकि वो बम की खास बात यह है कि तकरीबन 14 टन उसका वज़न है, और उसमें 2400 किलोग्राम आप क्या कहते हैं, बारूदी जो मादा होता है, धमाकू मादा होता है, वो ले जाया जा सकता है। और ये ज़मीन के अंदर 20 मंजिला इमारत अगर तामीर की जाए तो उस कदर गहराई तक, 60 मीटर की गहराई तक वो जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन आपको बता दूं कि फर्दो एक न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे 90 मीटर के नीचे बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ये इस तरह के रिएक्टर। नहीं सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि देखिए, हमने देख रहे हैं, पहले आप कई दिनों पहले आपने आते ही फ़लस्तीन की बात की थी, गाज़ा की बात की थी, कितने लोगों की अमवात की बात की थी। आज बताइए कि अगर वहाँ पर जंग ख़त्म भी हो जाती है तो वो मुल्क को दोबारा खड़ा होने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? उनको सरमाया कौन देगा? उनके जो भी ज़राए थे पूरे ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, उनके बच्चों को कमज़ोर कर दिया जा रहा है, तालीम से महरूम कर दिया जा रहा है, तिब्बी इमदाद से महरूम कर दिया जा रहा है। फिर अब उसके बाद ईरान पे हमला हो रहा है। मैं समझता हूँ ईरान मुकाबला कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन जब अभी तो इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग चल रही है, उस जंग में अमेरिका शामिल होता है तो ना जाने और कितने मुल्क आ जाते हैं, या तो फिर और कितने मुल्क ऐसे होंगे कि अमेरिका और इसराइल को अपने अपने सरहदों से ईरान पर हमला करने की इजाज़त देंगे। अब ये देखने वाले, लेकिन ईरान ने धमकी दी है अगर कोई मदद करेंगे अमेरिका की या इसराइल की तो समझिए कि वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है, ये उन लोगों ने कहा है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और खबर की जानिब चलते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज राहुल गांधी 55 बरस के हो गए हैं, और उनकी सालगिरह न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जानिब से एक बड़े पैमाने पर जॉब मेले का एहतमाम किया गया, जबकि हैदराबाद में गांधी भवन में वी हनुमंत राव और जनाब आमिर अली खान MLC के साथ साथ अफसर जई के हाथों तलबा में नोटबुक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई है, उसकी खुशी में। बहुत अच्छी बात है। देखिए, राहुल गांधी मुल्क के एक अपोजिशन लीडर है, इस वक्त कायदे अपोजिशन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और पार्लियामेंट में इस मरतबा कांग्रेस की तादाद 100 हो गई। जी, जिसके बाद उनका जो जश्न मनाने का अंदाज़ है वो और भी दुगना हो गया है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में अब जो मोदी की जो लहर थी वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। जी। और लोग राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है और उसको पसंद करने लगे हैं। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ कांग्रेस की पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो लोगों को उन्हें दूर करने पे मजबूर कर रही है। जी हाँ, ये बात भी सही कांग्रेस को अपनी पॉलिसियों में पहले सुधार लाना चाहिए। जो तबका उनके साथ खड़ा है, उसके साथ भी उसे खड़ा होने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उस तबके से दूर भाग रही है, और जो कांग्रेस से दूर है उन्हें ख़रीब करने की कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे में जो कांग्रेस के लिए जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक अब मंजे हुए लीडर बन गए हैं। कम से कम 2004 से वो पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2029 का लोकसभा का इलेक्शन कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए एक नई सूरज तुलू करेगा। लेकिन जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी काबीना में उसी तरह एक भी मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है, जिस तरह नरेंद्र मोदी की काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है। अगर बीजेपी की बात करते हैं, चलिए ये मुस्लिम दुश्मन पार्टी कहा जाता है उसे, और मुसलमानों को नज़रअंदाज करने वाली, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाने वाली पार्टी कहा जाता है, तो क्या राहुल गांधी इस बात का नोट नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने इस बात की नोटिस नहीं ली कि यहाँ पर तेलंगाना में एक भी मुस्लिम वजीर को काबीना में शामिल नहीं किया गया? क्या नहीं कर सकते ये ऐसा? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है आपकी। इस ताल्लुक से सारे मुसलमानों में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जाती है। जी। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जी, जहाँ पर बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जी, लेकिन उन्होंने एक कायद को MLC बना के मिनिस्टर बनाया है। जी। योगी हुकूमत ये काम कर सकती है, तो फिर रेवंत रेड्डी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? जबकि आपके पास एक MLC मौजूद है आमिर अली खान की शक्ल में। लेकिन पता नहीं किसका दबाव है, या फिर कौन नहीं चाह रहा, या किसकी क्या साजिशें हैं, पता नहीं। लेकिन कांग्रेस को इसका मैं समझता हूँ कि नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, खुमिया तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों में हर तरफ नाराजगी पाई जाती है। अजला में देख लीजिए आप, कहीं हर जगह देख लीजिए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। छोटे से, जैसा आपने कहा कि अमेरिका का आपने ऑफिस बोला कि एहतजाज छोटा हो या बड़ा हो,
एहतजाज होता है। जी हाँ, एहतजाज ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से एहतजाज हो रहा है वो बहुत काफ़ी है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे यकीन है ये बात कांग्रेस हाईकमान तक भी जा रही है और कांग्रेस हुकूमत के पास भी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे भी है, ये भी रिपोर्ट दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी की अपनी वर्किंग कमेटी का स्टाइल अलग है। कौन से रियासतों में क्या हो रहा है वो अपनी टीम भेज के लोगों से इतलात लेते रहते हैं। क्या इतलात लेने के बावजूद भी अगर वो इस हालात पे अगर ऐसे में मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हैं मज़ीद, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को उसको नुकसान खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी खासतौर पर नोट लेना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। वैसे भी तेलंगाना की तारीख देख उठा लीजिए या मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख उठा लीजिए, उसमें आपको रियासती काबीना बगैर मुस्लिम के नजर नहीं आएगी आज तक। नहीं, ना आंध्र प्रदेश में थी ना तेलंगाना के पहले और दूसरे। जी जी जी, 10 साल बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।